डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज। ईरान की धमकी, नाकाबंदी तक बंद रहेगा हॉर्मुज। ईरान पर गरजे ट्रंप, कहा हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी जब तक समझौता नहीं करता ईरान। हॉर्मुज में चरम पर तनाव, ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की। फायरिंग के बाद वापस लौटे जहाज। हॉर्मुज में 15 अन्य भारतीय जहाज अभी भी फंसे। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ी चिंता जताई। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर लगाया आधी आबादी का अधिकार छीनने का आरोप। पीएम बोले, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में तेहरान हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद करने की घोषणा की गई है। ईरान ने कहा कि नाकाबंदी जारी रहने तक हॉर्मुज बंद रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है जब तेहरान ने दुनिया के अहम जल मार्ग हॉर्मुज जल जमरूमद को फिर से पूरी तरह बंद करने की घोषणा की और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला किया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान समझौता नहीं करता तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर शुरू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान ने कहा कि अमेरिका का रुख सख्त है, इसलिए वह तुरंत नई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा, जबकि अमेरिका का कहना है कि वह ईरान पर दबाव बनाए रखेगा। पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से हॉर्मुज जल मार्ग में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जल जमरूमद में 2 भारतीय जहाजों समेत 3 जहाजों पर गोलीबारी की और उन्हें जबरन पश्चिम एशिया दिशा में वापस मोड़ लिया। हॉर्मुज जल जमरूमद में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच गोलीबारी की खबरों के बाद 2 भारतीय जहाज वापस लौट गए। ईरानी मीडिया के अनुसार जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इनमें से एक जहाज इराक से 20 लाख टन तेल लेकर भारत आ रहा था। ईरान सरकार की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली को बुलाकर भारत की नाराजगी से अवगत कराया और यह मांग की गई कि हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को जल्द से जल्द वहां से निकालने में मदद करें। हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में अभी भी 15 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। अभी स्थिति ये है कि हॉर्मुज से ईरानी नौसेना जहाजों को बाहर नहीं निकलने दे रही और बाहर अमेरिकी सेना की नाकेबंदी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के नई दिल्ली स्थित राजदूत को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में विदेश सचिव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पहले इस छूट को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए गए थे। अब इस कदम को ट्रंप प्रशासन का बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने समुद्र के रास्ते रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की छूट फिर से बहाल कर दी है, जो लगभग 1 महीने के लिए वैध है। यह निर्माण वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है, जिससे भारत के लिए रूस से तेल खरीदना आसान हो जाएगा। यह फैसला वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने देर रात नया लाइसेंस जारी कर बताया कि अब देशों को 16 मई तक समुद्री मार्ग से रूसी तेल को खरीदने की अनुमति होगी। इससे पहले यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी। हालांकि इस लाइसेंस में ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से संबंधित किसी भी लेन देन को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले का मकसद वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया।
मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूँ। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, नारी शक्ति के अपराधी हैं। जो लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान बिल पास नहीं हो सका। बिल में लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। पीएम ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं, उनकी हमेशा निगेटिविटी सामने आ जाती है। देश की बहनें बेटियां कांग्रेस की मानसिकता का करारा जवाब देकर रहेंगी। कुछ लोग महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामयाबी बता रहे हैं। ये क्रेडिट का सवाल नहीं है। पीएम ने कहा, नारी शक्ति को अधिकारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। कितनी बहनों ने पत्र के जरिए मुझे सारी बातें बताई हैं। मैं जानता हूँ महिलाएं दुखी हैं, मैं भी आपके दुख में दुखी हूँ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के भाषण को तनाव में दिया गया भाषण बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का संबोधन गैर राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन इसमें विपक्ष पर हमला किया गया। संविधान में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयकों पर लगातार 2 दिन चर्चा के बाद लोकसभा से पास नहीं हो सका। लोकसभा में सरकार संविधान का 131वां संशोधन बिल लाई थी। सरकार इसे पास नहीं करा पाई। यह 54 वोट से गिर गया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर एक दूसरे पर पलटवार किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस के मंच से उसकी महिला सांसद की तरफ से कहा गया कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या महिलाएं इस्तेमाल का विषय है? ये कैसी भाषा है? जिस देश की नारी दुर्गा, काली, सरस्वती और मां है, उसे इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में यह कहा गया कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, जो 2023 में पास हुआ था और जिसमें परिसीमन का जिक्र है। लेकिन कांग्रेस के दोहरे रवैयों को देखिए। वे ये भी कहते हैं कि उन्हें इस प्रक्रिया के लिए किए गए वादों और इंतजामों पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा में सामने आई यौन शोषण मामले में 15 वर्षीय किशोरी ने आगे आकर शिकायत दर्ज कराई। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए अन्य पीड़िताओं से भी बिना डर कर सामने आने की अपील की। मंत्री ने बताया कि नागपुर की रहने वाली इस नाबालिग पीड़िता का बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी अयान अहमद, तनवीर अहमद सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अयान को 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, हार्ड डिस्क और टैबलेट जब्त किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। 11 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी। अब तक कोई पीड़िता सामने नहीं आई थी, लेकिन यह 15 वर्षीय किशोरी इस मामले में पहली शिकायतकर्ता बनी है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। बावनकुले ने कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और देश में कहीं भी छिपे आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है, यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े साक्ष्य हैं तो वे पुलिस या एसआईटी के साथ साझा करें। ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में पूजन और बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। 19 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए ऋषिकेश में 30 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर और मोबाइल टीमें सक्रिय हैं। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। चारधाम यात्रा के लिए सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि अब पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।
इसमें 24 काउंटर ट्रांजिट कैंप में और 6 काउंटर ISBT में खुले। दोपहर 12 बजे तक करीब 150 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे पहले नेपाल से आए 30 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्याधिकारी PP नौटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। SDM ने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई दुरुस्त करने व ट्रांजिट कैंप में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यात्रा के दौरान नई डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं, इनको रोकने के उपाय किए जाएं। इस पर ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत ने कहा, चारधाम यात्रा के दौरान जिन वाहनों की उसी दिन की टोल पर्ची होगी उनका एक ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। बैती कला गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे किसानों की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग ने तेजी से फैलते हुए कई बीघा फसल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी पूरी ताकत के साथ आग पर काबू पाने में सहयोग किया। इस घटना में बड़े पैमाने पर फसल के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक झटका लगा है। मौके पर नायब तहसीलदार भी पहुंच गए हैं और स्थिति का जायजा लेकर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के गजरौला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जनपद अमरोहा के गजरौला धनौरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। मृतक की पहचान गिरीश निवासी ग्राम रजहुआ थाना हसनपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गिरीश लैब संचालक थे। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। दिबियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दबोच लिया। इस पूरी कार्रवाई को दिबियापुर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल खुलासा हो गया। साथ ही अन्य आपराधिक मामलों में भी पूछताछ के जरिए अहम जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बदायूं में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिहादी मानसिकता, अवैध कब्जों और सुनियोजित षड्यंत्रों के विरोध में कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों पर देश की सामाजिक संरचना और आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष नीरज रस्तोगी ने इसे गंभीर संकट का संकेत बताया। प्रांत गौ रक्षा प्रमुख संजीव प्रजापति ने युवतियों के शोषण, धर्मांतरण और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मुद्दे उठाए। प्रदर्शनकारियों ने सख्त कानूनी कार्रवाई और अवैध कब्जे हटाने की मांग की। बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र के हुंडेली गांव के रहने वाले 26 वर्षीय सुनील कुमार मजदूरी का कार्य करता था। वह ढिलवारी गांव में बन रहे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मजदूरी का काम करता था। तभी उससे ठेकेदार ने लोहे का एंगल उठवाया। तभी ऊपर गुजर रही हाई टेंशन लाइन से एंगल टच हो गया, जिसकी चपेट में आकर सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सुनील कुमार के चाचा ने बताया कि उसके भतीजे की मौत होने के बाद भी ठेकेदार ने उन्हें जानकारी नहीं दी। पुलिस ने सुनील कुमार के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं के थाना मूसा झाग क्षेत्र के मझारा गांव में घर में ईंट पत्थर फेंकने को लेकर हुए विवाद में झगड़ा हो गया, जिसमें 60 वर्षीय राम कुमार से धक्का मुक्की की गई, जिससे वह गिर गए और उनको चोट लग गई। डायल 112 पुलिस भी बुलाई गई। तभी सभी परिजन घायल राजकुमार को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान राम कुमार की मौत हो गई। तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने राम कुमार के शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है।
आगे बढ़ते हैं टॉप अपडेट्स में, जहां कन्नौज जिले में नारी शक्ति के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। नारी शक्ति के अपमान पर भड़की भाजपा विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। तालग्राम रोड स्थित स्टार कोल्ड स्टोर के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक अर्चना पांडे और जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक अर्चना पांडे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं के हितों के खिलाफ राजनीति कर रहा है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विशाल खंड स्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय से नारी शक्ति वंदन बिल का सदन में विरोध करने वाले सपा और कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय अपने समर्थकों के साथ निकले। जुलूस आगे बढ़ने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। बाद में संगठन पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद गोपाल राय और उनके समर्थक शांतिपूर्वक वापस लौट गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े वायरल वीडियो प्रकरण में बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में वंचित एक और आरोपी मैजुल, जो विदेश में रह रहा था, उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बयान देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और अन्य संबंधित आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्लीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान लाठी डंडों से एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मारपीट के बाद घायलों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें घटना की गंभीरता साफ देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे प्रकरण की छानबीन जारी है। थाना जैत पुलिस और रिवाड़ टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्रद्धालुओं को बहला फुसलाकर उनके बैग व आभूषण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी व पीली धातु के आभूषण बरामद किए। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर अल्हेपुर कट के पास हाईवे किनारे खड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इको गाड़ी में श्रद्धालुओं को बैठाकर बातचीत में उलझा देते और मौके पाकर उनके बैग से नकदी व सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लेते। कई मामलों में महिलाओं को बहलाकर या डराकर भी उनसे आभूषण हड़प लेते थे। घटना के बाद गाड़ी को दिल्ली से किराए पर लेकर वापस कर देते थे, जिससे पहचान छिपी रहे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल मिलाकर करीब 65,000 नकद और कई आभूषण बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश अनुसार जनपद पीलीभीत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से आशा वर्कर, बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षाओं की पद यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली टनकपुर रोड होते हुए गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में पहुंची। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामिया बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व्यापार मंडल तिराहा पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से आमना सामना हुआ। इस दौरान 50,000 का इनामिया शातिर लुटेरा शहादत अली पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मौके से 315 बोर का अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
शहादत अली 9 मार्च को एक रिटायर्ड शिक्षक से 23,000 की लूट के मामले में वंचित था। इस केस में पुलिस पहले ही 2 आरोपी धर्मेंद्र और मेयुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। भारत गैस एजेंसी तुलसीपुर में पिछले एक सप्ताह से गैस सिलेंडर को लेकर भारी संकट बना हुआ है। सैकड़ों उपभोक्ता रोजाना एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समय पर गैस नहीं मिल पा रही। गैस न मिलने से नाराज लोग अब एजेंसी के बाहर ही डेरा डालने को मजबूर हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तक दरी पन्नी बिछाकर खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। सुबह तड़के से लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शादी ब्याह वाले घरों में चिंता बढ़ गई। दावत और अन्य कार्यक्रमों पर संकट के हालात बन गए हैं। सोनभद्र में मानव तस्करी के संगठित गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ दिन पहले इसी मामले में 2 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और अब इस पूरे नेटवर्क का एक और अहम आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोप है कि नाबालिग युवती को काम दिलाने का झांसा देकर आगरा और अलीगढ़ ले जाया गया, जहां उसे करीब 1,20,000 रुपए में बेच दिया गया। पीड़िता को अलग अलग लोगों के पास रखकर उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। अब इस मामले में राजस्थान निवासी मुख्य आरोपियों में शामिल पुलिस को गिरोह के पूरे नेटवर्क तक पहुंचाने की उम्मीद है। रॉबर्ट्सगंज थाना और एएसटी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पवर क्षेत्र से वंचित को गिरफ्तार किया। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।